हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंदर 10th क्लास के 6 लेसन्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा 7th चैप्टर रहेगा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जितने भी MCQs बने हैं, वन लाइनर क्वेश्चन और अध्याय का संक्षिप्त परिचय है, वो हमने इन चैप्टर्स का डिस्कस किया है। आज की वीडियो हमारे पास रहेगी 7th चैप्टर से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट है मुद्रण। तो मुद्रण क्या होता है? छापने की कला। इसमें किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकल, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, विज्ञापन आदि की छपाई, मतलब किसी भी चीज़ को अगर छापना हो तो उसको हम कहेंगे मुद्रण। आगे अपने पास है अखलाक ए नसीरी। इम्पोर्टेंट नेम है ये, अखलाक ए नसीरी। ये क्या था? 1595 ईस्वी में स्थापित भारत का एक शाही वर्कशॉप था। यहाँ पर साहित्य को बोलकर हाथ से लिखवाया जाता था, यानी कि एक शख्स उसको बोलता था और दूसरा हाथ से लिखता था। जिसको जानकारी होती थी वो बोलते थे और बाकी के जो लिखने वाले थे लोग वो लिखते थे। तो ध्यान रखेंगे, अखलाक ए नसीरी। तो शाही वर्कशॉप था ये और 1595 में स्थापित भारत के अंदर हुआ था। मुद्रण का इतिहास। तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। 594 ईस्वी से चीन में शाही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती के कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। नेक्स्ट है जापान में मुद्रण। तो चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास तकनीक की छपाई लेकर जापान गए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है। ध्यान रखेंगे, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी है? ये 868 ईस्वी में। यूरोप में मुद्रण का आना। तो यूरोप में मुद्रण का आगमन इटली के यात्री मार्को पोलो के द्वारा हुआ, जो कई साल तक चीन में रहने के बाद 1295 में इटली लौटा। और उससे पहले इनके पास जो है मुद्रण की कला नहीं थी यूरोप के अंदर। तो मार्को पोलो से पहले इटली के अंदर और इटली से फिर पूरे यूरोप के अंदर ये मुद्रण की जो कला है वो फैल गई। वेलम। वेलम क्या होता है? चर्म पत्थर या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह, यानी कि जानवरों के चमड़े का जो कागज बना, आज के टाइम में हम जिसको कागज बोल देते हैं, तो पौधों से तैयार किया जाता है, लेकिन उस टाइम में जो वेलम था वो जानवरों के चमड़े से बनाया जाता था। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, योहान गुटेनबर्ग जो जर्मनी का नागरिक था ने रोमन वर्णमाला के सभी 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाई, यानी कि ABCD के सभी 26 अक्षरों के लिए उसने बटनें बनाई, टाइप बनाई। और उन अक्षरों की छपाई करने वाला यंत्र 1448 में पूरा कर लिया गया, जो प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जाना गया। ध्यान रखेंगे, सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस रहेगा और इसके निर्माता रहेंगे योहान गुटेनबर्ग, जो जर्मनी के नागरिक रहेंगे। कब बनाई? 1448 में। यूरोप में छापे खाने का विकास कब हुआ? तो 1450 से 1550 ईस्वी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापे खाने लग चुके थे। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप में जो 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई थी। प्लाटेन। प्लाटेन क्या होता है? लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। नेक्स्ट, नया पाठक वर्ग। तो पुस्तकें ज़्यादा हो गई थी, प्रिंटिंग प्रेस से ज़्यादा हो गई थी, तो पुस्तकें ज़्यादा आने लगी। पुस्तकें ज़्यादा आने लगी तो वो सस्ती हो गई और सस्ती होने से जो आमजन हैं उनको पुस्तकें उपलब्ध हो गई, तो एक नया पाठक वर्ग इनको किताबों को मिला। पढ़ने का जुनून। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, जो ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो सबको ही शिक्षा का जो प्रारंभिक शिक्षा है सबके लिए ज़रूरी कर दी गई थी। तो उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होने लगे थे वहाँ, और
इतना रोज़गार उस टाइम तक नहीं था, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है फ्री होते थे तो क्या करें, खाली बैठकर पढ़ने का जो काम था उस टाइम में फिर जोर चढ़ने लगा था, क्योंकि किताबें नई नई आती थी, लोगों को जानकारियाँ इंटरेस्टिंग लगती थी, तो वो पढ़ने के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे। आज के टाइम में तो किताबें डिजिटल युग के कारण छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन किताबें पढ़नी चाहिए अपने को, अच्छे मित्र होती हैं किताबें। तो क्या कहता है, पूरी 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ी, लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। तो जिनको साक्षरता का मतलब जिनको पढ़ना लिखना आ गया वही पढ़ेंगे किताबें। तो साक्षरता बढ़ने से किताबों में जो पढ़ने का जुनून इनके अंदर पैदा हुआ था। पुस्तकों का प्रभाव क्या हुआ, तो यूरोपीय विचारक मानते थे कि पुस्तकों से ज्ञानोदय को लाने यानी ज्ञान का प्रचार करना और निरंकुशवाद को मिटाने में मदद मिलेगी। तो लोगों को नई नई चीज़ों का पता चलेगा तो ऑटोमेटिक जो बुराइयां हैं वो दूर होंगी। नेक्स्ट है निरंकुशवाद। ये निरंकुशवाद होता क्या है, तो ऐसी राजकाज की व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर न तो कानूनी पाबंदी लगी हो और न ही संवैधानिक, तो वो होता है निरंकुशवाद यानी कि तानाशाही जिसको हम कह देते हैं। मार्टिन लूथर, इन्होंने यूरोप के रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की मुद्रण कला के माध्यम से आलोचना की। याद रखेंगे, मार्टिन लूथर, इन्होंने यूरोप के अंदर जो चर्च के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई थी उनको मुद्रण कला के रूप में आलोचना की, यानी कि इनको छापा। ये मुद्रण को ईश्वर की दी हुई महानतम देन मानते थे। कौन? मार्टिन लूथर। याद रखेंगे, मुद्रण को ईश्वर की दी हुई महानतम देन कौन मानते थे? मार्टिन लूथर। नेक्स्ट है हमारे पास मुद्रण और रोमन चर्च। तो रोमन चर्च मुद्रण के खिलाफ था, क्योंकि जो चर्च की बुराइयां जो थी मार्टिन लूथर ने अपनी मुद्रण कला के रूप में व्यक्त की थी, तो इनको अपना जो इनका रोजगार था वो बंद हो रहा था, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे थे। तो ये मुद्रण के खिलाफ थे जो रोमन चर्च वाले थे। उसने प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 से प्रतिबंधित किताबों की सूची वो रखने लगे थे कि इन किताबों को, कुछ एक किताबें थी जिनको ये छाप नहीं सकते थे, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट है इरेस्मस। इरेस्मस कौन थे? लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक थे। वे किताबों की अधिक संख्या को हानिकारक मानते थे और सलाह देते थे कि इनसे बचना चाहिए। अधिक संख्या में किताबें हैं तो उनसे बचना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात सही हो और किसके अंदर गलत हो। तो उस टाइम के अंदर ये जो कैथोलिक धर्म सुधारक थे इन्होंने कहा था कि किताबों की अधिक संख्या हानिकारक है। पांडुलिपियाँ, हस्तलिखित पुस्तकें जो है पांडुलिपियाँ कहलाती, यानी कि हाथ से किसी की कॉपी करना, पांडुलिपियाँ। इन्हें ताड़ के पत्तों पर या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाया जाता था। भारत में छपाई का आगमन कैसे हुआ, तो प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आई थी। तो भारत के अंदर अगर हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस कैसे आई, तो 16वीं सदी में गोवा के अंदर पुर्तगाली धर्म प्रचारक लेकर आए थे, क्योंकि उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था, इसलिए वो किताबें छापने के लिए साथ में प्रिंटिंग प्रेस भी लाए थे। नेक्स्ट है बंगाल गजट। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने वर्ष 1780 में बंगाल गजट नामक एक पत्रिका का संपादन किया। याद रखेंगे, बंगाल गजट पत्रिका 1780 के अंदर, और किसने संपादन किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। नेक्स्ट है मुद्रण और राष्ट्रवाद। तो प्रिंटिंग प्रेस का विकास होने से राष्ट्रवादी साहित्य का प्रकाशन हुआ। यह साहित्य कम मूल्यों पर बाजार में उपलब्ध था, जिसे पढ़कर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था? भारत की औपनिवेशिक सरकार ने देसी साहित्य पर नकेल कसने के लिए 1778 में यह कानून पास किया था। यानी कि जो भारत का साहित्य था, जो देसी साहित्य जिसको हम कहेंगे, यहाँ के लेखकों की जो बातें थी उनके ऊपर नकेल कसने के लिए औपनिवेशिक सरकार यानी कि ब्रिटेन सरकार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लागू किया था। नेक्स्ट हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन देशों में हुई? तो चीन, जापान और कोरिया में। खुशनवीसी किसे कहते थे? खुशनवीसी, तो हाथ से सुंदर सुडोल अक्षरों में कलात्मक ढंग से लिखी गई लिखाई को खुशनवीसी कहते थे।
खुशनवीसी, और जो लिखता था उसको खुशनवीस कहते थे। तो ध्यान रखेंगे खुशनवीसी क्या होएगा, जो सुंदर राइटिंग को लिखने की जो कला होती थी उस लिखाई को खुशनवीसी कहते थे। केसरी नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया, तो केसरी अखबार का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया। चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग 594 ईस्वी में शुरू हुआ। जापान में छापे खाने कब और किसके द्वारा विकसित हुए, तो जब चीनी बौद्ध प्रचारक थे 768 से 770 ईस्वी के आसपास छापे खाने की तकनीक लेकर जापान गए। और जापान की सबसे पुरानी प्रिंटिंग जो किताब थी डायमंड सूत्र, ये भी याद रखेंगे हम। ये अगला क्वेश्चन यही है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है और 868 ईस्वी में ये छपी थी। नेक्स्ट जो वन लाइनर के हिसाब से होंगे वो देखेंगे, बाकी बड़े क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जो आसान होंगे वो देख लेंगे हम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इनके अंदर, और इम्पोर्टेंट एक बार पढ़ने पर याद हो जाएंगे। कोई इम्पोर्टेंट बात जो वन लाइनर के हिसाब से कंपटीशन के अंदर आए, इस चीज़ के अंदर कुछ नहीं है। तो ये आगे क्वेश्चन अपने पास ये है 9th क्वेश्चन। जापान में मुद्रण कला के आरंभ के विषय में क्या जानते हैं, तो चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान गए थे, बौद्ध प्रचारक गए थे। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जो 868 ईस्वी पूर्व में छपी थी, 868 ईस्वी में छपी थी, और इसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र भी हैं। नेक्स्ट है मार्को पोलो कौन था, कहाँ का रहने वाला था, तो मार्को पोलो इटली का यात्री था और चीन में काफ़ी समय तक रहा और 1295 में अपने देश वापस लौटा, और यहाँ से चीन से वो मुद्रण कला की जो जानकारियाँ हैं वो लेकर गया और इटली जाकर इसने मुद्रण कला का विकास किया। आगे है गुटेनबर्ग कौन था, तो गुटेनबर्ग जर्मनी का एक निवासी था। उसने रोमन वर्णमाला के 26 वर्णों के टाइप तैयार किए और 1448 में प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया था। प्रिंटिंग प्रेस इसने बनाई थी, कब, 1448 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में बाजारों में आई मुद्रित पुस्तकों की संख्या कितनी हो गई थी, तो मुद्रित पुस्तकें जो यूरोप के बाजारों में 15वीं शताब्दी में 2 करोड़ पुस्तकें आई, जबकि 16वीं शताब्दी के यूरोप के बाजारों में पुस्तकें 20 करोड़ हो गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपने पास, कितागावा उतामारो। कितागावा उतामारो कौन था, तो कितागावा उतामारो 1753 में एदो में पैदा हुए थे। एदो इंपॉर्टेंट है, एदो नाम। एदो जो है जापान के अंदर, जिसको वर्तमान में हम टोक्यो कहते हैं, ये रहेगा एदो। तो ध्यान रखेंगे कितागावा उतामारो 1753 ईस्वी में एदो में पैदा हुए थे, जिन्होंने उकियो तैरती दुनिया के चित्र नामक एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया, जिनमें आम शहरी जीवन के चित्रण किए गए थे। तो ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से देखते हैं इसको। कितागावा उतामारो 1753 में एदो में पैदा हुए थे। एदो प्राचीन जो आज के टाइम में टोक्यो है, इसका पुराना नाम रहेगा। और उन्होंने उकियो तैरती दुनिया के चित्र, उकियो का मतलब तैरती दुनिया के चित्र नामक एक नई चित्र शैली का जो विकास किया था, और इसमें शहरी जीवन के आम लोगों का जो चित्रण किया गया था। मार्टिन लूथर की किताबों के बारे में क्या ये विचार थे, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ईश्वर की दी हुई महानतम देन मानते थे वो, और काफ़ी धर्म सुधार कार्यक्रम इन्होंने पुस्तकों के माध्यम से चलाए थे। इरेस्मस कौन थे, तो इरेस्मस लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक थे। वो अधिक संख्या में पुस्तकों के प्रकाशन को हानिकारक मानते थे। ध्यान रखेंगे, अधिक संख्या में पुस्तकों के प्रकाशन को हानिकारक मानते थे। वो पुस्तकों को नहीं मानते थे, अधिक संख्या उनकी जो है हानिकारक कहते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये विचार किसका है, तो ये विचार रहेगा मार्टिन लूथर का। नेक्स्ट जो है 18th क्वेश्चन है हमारे पास, 19वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस में क्या आविष्कार हुए, तो न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस का आविष्कार कर लिया था, जिसमें प्रति घंटे 8000 शीट छप सकती थी। तो ध्यान रखेंगे 19वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस में क्या आविष्कार हुए, न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो, न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने बिजली से चलने वाली बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था, और इसके अंदर 8000 पेज एक घंटे में छपते थे। 19वीं सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिसमें एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी।
नेक्स्ट है 18वीं सदी में जापान के शहर टोक्यो को किस नाम से जाना जाता था? तो एदो के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन पहले आया था। एदो के अंदर टोक्यो को आज के टाइम में जो पुराना नाम इसका एदो रहेगा जाना जाता है। मार्को पोलो कौन था? तो मार्को पोलो इटली का एक खोजी यात्री था। चीन से काफ़ी साल खोज करने के बाद 1295 में इटली लौटा था और जो प्रिंटिंग की जो टेक्निक है वो लेकर के गया था। नेक्स्ट, वेलम किसे कहते हैं? तो ये हमने पहले डिस्कस किया। चरम पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह जहाँ पर लिखा जाता है उसको वेलम कहते थे। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली किताब कौन सी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली किताब कौन सी रहेगी? बाइबिल। गाथा गीत किसे कहते हैं? तो लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है गाथा गीत कहलाता है। नेक्स्ट है इक्विजिशन क्या थी? इक्विजिशन यूरोप की एक रोमन कैथोलिक संस्था थी जो विद्यार्थियों की शिनाख्त करने और उनको सजा देने का काम करती थी। इक्विजिशन ध्यान रखेंगे। इक्विजिशन रोमन कैथोलिक चर्च की जो संस्था थी और विद्यार्थियों को शिनाख्त करने और उनको सजा देने का काम करती थी। इक्विजिशन ने किस वर्ष से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू की? तो 1558 से। छापेखाने से पहले भारत में पुस्तकें कैसे तैयार की जाती थी? तो छापेखाने के आविष्कार से पहले भारत में पुस्तकें जो है पांडुलिपियों के रूप में होती थी। इन्हें ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाया जाता था। पांडुलिपियों की दो विशेषताएं, तो ये महंगी होती है, नाजुक होती है और लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के कारण पढ़ना इनको आसान नहीं होता। तो अपने जो पुराने धर्म ग्रंथ है सभी के सभी पांडुलिपियों पर ही हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और किसने की? तो गोवा के अंदर पुर्तगाली जो धर्म प्रचारक थे इन्होंने 16वीं सदी में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। बंगाल गजट का प्रकाशन कब और किसने किया? तो बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। किसने? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कब किया? 1780 में। संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय की रचना रहेगी। संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 में राजा राममोहन राय ने किया और सती प्रथा का अंत भी राजा राममोहन राय की प्रयासों से ही हुआ था। राजा रवि वर्मा कौन थे? ये थे राजा राममोहन राय। संवाद कौमुदी इनका प्रकाशन किया था। राजा रवि वर्मा एक भारत के प्रसिद्ध चित्रकार रहेंगे। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध चित्रकार है। गुलामगिरी पुस्तक कब और किसने लिखी? तो गुलामगिरी पुस्तक 1871 ईस्वी में निम्न जातीय आंदोलनों के प्रणेता जो मराठी प्रणेता थे ज्योतिबा फुले, यानी कि मराठी समुदाय से बिलोंग करने वाले ज्योतिबा फुले ने निम्न जातीय आंदोलनों के जो बारे में लिखी थी गुलामगिरी पुस्तक। कब? 1871 में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गुलामगिरी पुस्तक 1871 में और किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने। गुलामगिरी पुस्तक का विषय क्या था? तो जाति प्रथा के अत्याचारों से संबंधित थी इसके अंदर बातें। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और क्यों पास किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी साहित्य पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से 1878 ईस्वी में पास किया गया। एडेजेज की रचना कब और किसने की? एडेजेज की रचना 1508 में इरेस्मस ने की थी। इरेस्मस। नेक्स्ट, किताबें भिन्न भिनाती मक्खियों की तरह दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ ये पहुँच नहीं जाती? ये कथन किसके हैं? तो ये लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरेस्मस इनके रहेंगे। नेक्स्ट, कुशवाद हम कह चुके हैं। चैप बुक या गुटका? चैप बुक या गुटका? तो गुटका या चैप बुक आज के टाइम में भी काफ़ी प्रचलित है। छोटी किताबें साइज में छोटी जो पॉकेट में आ जाती है उनको कहा जाता है चैप बुक। तो क्या है? चैप बुक शब्द पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए प्रयोग किया जाता था जिन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। ये 16वीं शताब्दी के मुद्रण क्रांति के समय लोकप्रिय हुई, यानी कि छोटी किताबें जिनको पॉकेट में आसानी से रख सकते हैं। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब और कहाँ प्रकाशित हुआ? तो 1810 में कलकत्ता में। याद रखेंगे, रामचरितमानस का पहला संस्करण 1810 कलकत्ता के अंदर। जाम ए जहांनामा और शमशुल अखबार किस वर्ष प्रकाशित हुए? तो 1882 के अंदर इनका प्रकाशन हुआ। जाम ए जहांनामा और शमशुल
याद रखेंगे। जाम ए जहानामा, शमशुल, ये दोनों अखबार रहेंगे ये, और 1882 में प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट MCQs है, तो आसान MCQs है, जल्दी जल्दी करते हैं इनको। छापे खाने सबसे पहले किस देश में विकास हुआ? तो चीन के अंदर हुआ। चीन, जापान, कोरिया, ये आरंभिक रहेंगे जो मुद्रण संस्कृति से संबंधित देश है। जापान में छापे खाने का आगमन किस देश से हुआ? तो चीन से हुआ। यूरोप में मुद्रण कला का आगमन किस वर्ष में हुआ? 1295 में, जब मार्को पोलो इटली पहुंचा था चीन से। यूरोप में मुद्रण कला चीन से कौन लेकर गया? मार्को पोलो। इटली का निवासी मार्को पोलो खोजी रहेगा, ये खोजी कार्य करता था। मार्को पोलो का संबंध इटली से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार किस देश में हुआ? तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार चीन के अंदर हुआ। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग, और सबसे पहले गुटेनबर्ग में छपी किताब बाइबिल रहेगी। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? मार्टिन लूथर ने। 18वीं सदी के मध्य पुस्तकों से संबंधित क्या विश्वास प्रचलित हो गया था? तो क्या विश्वास लोगों के अंदर फैल गया था कि इससे ज्ञान का उदय होगा, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, और निरंकुशवाद उड़ जाएगा। ये सभी बातें लोगों के अंदर प्रचलित हो गई थी जब से किताबें आने लगी थी। हस्तलिखित पुस्तकों को क्या कहते थे? हस्तलिखित पुस्तकें पांडुलिपियाँ कहलाती है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? गोवा के अंदर। कौन लेके आया? पुर्तगाली। नेक्स्ट है, बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब आरंभ हुआ? 1780 के अंदर। बंगाल गजट कब आरंभ हुआ? 1780 के अंदर। किसने किया? ये आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि पहले ही हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, जेम्स ऑगस्टस हिकी। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, यस, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। कब? 1821 में। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। आमार जीवन किसकी आत्मकथा है? तो ये रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है। आमार जीवन रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है। गुलामगिरी की रचना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की। और ये जो निम्न वर्ग के जिनको माना जाता था उस टाइम में, उनके ऊपर हुए अत्याचारों पर बातें लिखी गई है इसके अंदर। गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। और केसरी अखबार का प्रकाशन किसने किया? केसरी का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। किताबें बिन बिनाती मक्खियों की तरह दुनिया का कौन सा कोना चाहिए पहुंच नहीं जाती, ये कथन किसका है? तो ये इरेस्मस के रहेंगे, जो किताबों की अधिक संख्या को हानिकारक मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विजिशन क्या थी? इक्विजिशन तो ये एक धार्मिक अदालत थी जहाँ पर इसने प्रतिबंधित किताबों की सूची भी बनाई थी। किताबों के कारण जो लोगों के अंदर जागरूकता आ रही थी, इससे इनको अपने वर्चस्व पर खतरा महसूस हुआ था। और विद्यार्थियों को जो सजा देने का काम, उनकी पहचान करने का काम भी ये करते थे। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन का नेता कौन था? तो मार्टिन लूथर रहेगा प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन का नेता। इटली का वह किसान जिसे इक्विजिशन ने बाइबिल के नए अर्थ निकालने पर मौत की सजा दी, कौन था? मेनोकियो। ध्यान रखेंगे, इटली का वह किसान जिसे बाइबिल के नए अर्थ निकालने के कारण, बाइबिल का नया अर्थ इसने अपने हिसाब से निकाला था, इसकी वजह से इक्विजिशन ने इसको मौत की सजा दी थी। कौन था? मेनोकियो। कौन रहेगा? मेनोकियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेराविडेन बेस्ट सेलर्स ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। द फेराविडेन बेस्ट सेलर्स ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी फ्रांस, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक रहेगी रॉबर्ट डार्टनर। रॉबर्ट डार्टनर। रॉबर्ट डार्टन की पुस्तक रहेगी। ये शब्द किसने कहे? प्रगति का सबसे ताकतवर औजार छापाखाना है, तो इससे बन रही आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, ये शब्द थे मर्सिये के। मर्सिये इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी। मर्सिये डिस्कस करेंगे किसी दिन इसके ऊपर। जो यूरोप के अंदर जो
क्रांति लाने वाले नए नए लीडर्स थे, उनके ऊपर एक दिन इकट्ठे ही हम लोग वीडियो बनाएंगे, तो देखेंगे। मर्श ये रहेगा, ये जिसने कहा था निरंकुशवाद की आंधी में, जो निरंकुशवाद है किताबों की आंधी में उड़ जाएगा, सबसे ताकतवर औजार है छापाखाना, ये चीज़ें इसने कही थी। गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। किसने की गीत गोविंद की रचना? जयदेव। राजा रवि वर्मा क्या रहेंगे? तो चित्रकार रहेंगे राजा रवि वर्मा। आज की वीडियो इतनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। 8th चैप्टर आगे अपने पास रहेगा। और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। साथ में अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिश्नोई एजू हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।